इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर किया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमने करने हैं तो वो इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। जहाँ से हमने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था बिल्कुल वहीं से हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो बच रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको हमारे को अभी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा था, आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन एंड 1 रेड बॉल। क्वेश्चन था हमारा ये, है ना। बैग ए में 3 रेड हैं 2 ग्रीन है, बैग बी में हमारे पास 3 रेड है 5 ग्रीन है, बैग सी में से 1 रेड है 4 ग्रीन है। 3 बॉल्स हमने ड्रॉ करी हैं रैंडमली, है ना, और 1 फ्रॉम ईच बैग, ये बात भी ध्यान रखनी है। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मतलब 3 बॉल्स हमने ड्रॉ करी है, एक एक बॉल हर एक बैग से निकाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आगे मैंने ये लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन एंड 1 रेड बॉल। देखो भाई, 2 ग्रीन और 1 रेड कैसे लाओगे, कॉमन सेंस की बात है। हमारे पास कितने कैसे बैग्स दे रखे मैंने, ए बी सी, है ना। तो ए बी और सी ये 3 बैग्स हैं, 2 ग्रीन चाहिए ना आपको, तो ऐसे आ सकता है ना, 2 ग्रीन और 1 रेड, है ना। अच्छा, और क्या केस हो सकता है, ये, और क्या केस हो सकता है, ये। आई थिंक कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है जी। तो बताओ भाई कैसे निकालोगे, है ना। तो फिर हम ये मान लेते हैं जी इवेंट E1, ये मान लेते हैं जी E2 और ये मान लेते हैं जी E3। तो हमारे को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब या तो ये बन जाए या फिर ये या फिर यही। तो और वाली बात आ रही है, तो और मतलब यूनियन, है ना। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 हमारे को निकालना है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा भाई, है ना। प्रीवियस लेक्चर मैंने बहुत चीजें ढंग से आपको समझा रखी हैं, आपको सब याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा तो एक बार मैं फटाफट से बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ए बी सी 3 बैग्स है ना हमारे पास, तो हमने बोल दिया कि ए में से ग्रीन ले आए, बी में से ग्रीन ले आए और सी में से रेड ले आए, ठीक है। तो मतलब ग्रीन फ्रॉम बैग ए एंड ग्रीन फ्रॉम बैग बी एंड रेड फ्रॉम बैग सी एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे करके हमने 3 इवेंट्स बना लिए हैं ये। तो हमारे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 की। तो अब जरा मुझे समझाओ, पहली बात तो क्या इन इवेंट्स में कुछ कॉमन पार्ट है, नहीं है जी। ये तीनों के तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर E1 हैपन हो गया, मतलब पहले से ग्रीन, दूसरे से ग्रीन, तीसरे से रेड हम ले आए, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उस टाइम पे हम लोग ग्रीन रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो 0 बोलेंगे ना भाई। आप कॉमन सेंस समझ पा रहे हो भाई, जब निकल ही आई है पहले बैग से ग्रीन ग्रीन, मतलब देखो ऐसे समझो, सीक्वेंस में ग्रीन ग्रीन रेड निकल आई है हमारे पास, हमने बॉल पिक निकाल ली है, तो फिर अब ग्रीन रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, बिल्कुल 0 रह गई, है ना। मतलब अगर E1 हैपन होगा तो E2 नहीं होगा, E2 हैपन होगा तो E1 नहीं होगा, एंड सो ऑन। आप चेक कर सकते हैं भाई। अच्छा सॉरी, शायद मैंने इसको E2 ही लिख दिया, E3 आएगा ये, है ना। तो E1 हैपन होगा तो E2 नहीं आएगा, E2 हैपन होगा तो E1 नहीं आएगा, E1 होगा तो E3 नहीं होगा, एंड सो ऑन। ये तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, आप अपने आप से चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं कॉमन सेंस की बात है, फिर भी मैं बता देता हूँ, तीन इवेंट्स हैं, उनको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कब का होगा भाई जी, जब EI इंटरसेक्शन EJ दैट मस्ट बी इक्वल टू 5, है ना। तो फॉर ऑल IJ बिलोंग टू दीज, है ना। तो मतलब E1 E2 E1 E3 E2 E3 सभी पेयर्स आपको चेक करने पड़ेंगे। तो मतलब 3C2 और यू कैन से 3C1 3C1 3C2 3C1 एक ही बात है ना। तो 3 पेयर्स आपको चेक करने पड़ेंगे, E1 E2 E1 E3 और E2 E3, है ना। ये तीनों पेयर्स आपको देखने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन इनका 5 होना चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है भाई, आप समझ सक पा रहे होगे, है ना। इतना मेरे को मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब क्योंकि तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो हम क्या बोल देंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, है ना। तो तीनों हमारी प्रोबेबिलिटी यू कैन से ऐड हो जाएंगी, है ना। सिंपल बात है, क्योंकि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, ठीक है जी। अब आप जरा मुझे समझाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी वेरी वेरी, हमारे को ये निकालनी है ना। ये क्यों निकालनी है समझ पा रहे हो ना भाई, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, क्योंकि यूनियन वाली बात हम और वाली बात कह रहे हैं ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन एंड 1 रेड बॉल। तो या तो फर्स्ट वाले से मतलब ग्रीन ग्रीन रेड निकल आए और ग्रीन रेड ग्रीन निकल आए और रेड ग्रीन ग्रीन निकल आए, तो यूनियन वाली सेंस है, इसलिए हमने यूनियन करा है। आई थिंक समझ पा रहे हो भाई, है ना। ज्यादा बोलूंगा तो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है भाई। फर्स्ट वाले बैग से ग्रीन निकले, सेकंड वाले बैग से भी ग्रीन निकले और थर्ड वाले बैग से रेड निकले। तो फर्स्ट वाले बैग से, अब एक बात मुझे ये समझाओ, ये तीनों के तीनों इवेंट्स यू कैन से देखो, अब E1 जो है ना, एक्चुअली E1 इवेंट एक्चुअली 3 इवेंट्स को मिला करके बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोल देंगे E11 E12 और E13, 3 इवेंट्स हैं ये। तो E11 क्या है जी, ग्रीन निकल आए ए बैग से, फिर E12 क्या है जी, ग्रीन निकल आए ब्लू बॉल से, और E13 क्या है जी, रेड निकल आए सी बैग से,
आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बहुत बेसिक सा पॉइंट है ये, है ना? तो फिर E11 की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। अच्छा, और ये तीनों के तीनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन, है ना? तो PE1 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E11 इंटरसेक्शन E12 इंटरसेक्शन E13। अरे बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, देखो पीछे मैं आपको सारा कुछ समझा के भी आया हूँ, है ना? बट स्टिल कोई बात नहीं, वही बात है, मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है ना? E1 क्या मतलब क्या है जी? ए से ग्रीन बॉल निकालने, बी से ग्रीन बॉल निकालने, सी से रेड बॉल निकालें। तो फिर इसका अब ये इसको मैंने E11 मान लिया, ए से ग्रीन बॉल निकालना, फिर E12 मैंने मान लिया बी से ग्रीन बॉल निकालना, और E13 मैंने मान लिया सी से रेड बॉल निकालना। इतना डिटेल क्यों कर रहा हूँ ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको और समझ में आएगा, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आप जरूर फंसोगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा करके समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो E11 बताओ भाई कैसे निकालोगे? ग्रीन बॉल निकालनी है बैग ए से, है ना? तो फिर ग्रीन बॉल निकालनी है बैग ए से, तो 2/5 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हाँ जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 2/5। अच्छा, क्योंकि ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ये सब आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पहले बैग से ग्रीन निकाली या जो भी निकाला उसका जैसे समझो, ऐसे समझो, देखो दूसरे बैग से मतलब बी बैग से आप ग्रीन निकालना चाहते हो, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि पहले बैग ए से आपने ग्रीन निकाली थी या रेड निकाली थी? नहीं डिपेंड करती। तो सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट है तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाल दूंगा। ठीक है जी, तो बी बैग से ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो भाई, है ना? तो 5/8, है ना? 5/8। ये मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी वाले बैग से ग्रीन निकालनी है अगर आपको, है ना? बी वाले बैग से, तो बी ग्रीन कितनी है अभी? 5 ग्रीन है, और टोटल कितनी है जी? 8 बॉल्स हैं उसमें, बस खत्म कहानी। अच्छा जी, उसके बाद फिर E13, हाँ जी, तो रेड बॉल निकालनी है जी, कहाँ से? रेड बॉल निकालनी है जी बैग सी से, रेड बॉल निकालनी है जी बैग सी से। अच्छा जी, तो इसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जी? 1/5 हो जाएगी, है ना? आई थिंक देखते ही समझ में आ रहा होगा आपको, 1/5। ठीक है जी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा करके मैं यहाँ लिख लूंगा। ठीक है, ऐसे ही अब आप आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E21 इंटरसेक्शन E22 इंटरसेक्शन E23। E21 का मतलब क्या हो गया? ये यहाँ से, है ना? तो ग्रीन निकल आए ए से, फिर रेड निकल आए बी से, फिर ग्रीन निकल आए सी से। फटाफट कर लो भाई। ग्रीन निकल आए ए से, ये अभी मैं पहले करके बैठे ही हुआ हूँ, 2/5। अच्छा जी, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट हैं तो अगला क्या है भाई? रेड निकल आए बी बैग से, रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 5/8। लिखो फटाफट, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर E23, हाँ जी, तो E23 क्या है भाई? ग्रीन निकालनी है आपको बैग सी से, ग्रीन निकालनी है तो आई थिंक आपको याद आ रहा होगा 4/5 आएगा ये, है ना? पीछे चेक कर लो, 4 ग्रीन थी ना इसलिए। ठीक है, अच्छा जी, सॉरी, अब आ जाओ जी E3 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दैट विल बी नथिंग बट दिस इज P। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दिस इज P प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E31 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E32 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E33। ठीक है जी, तो E31 फटाफट देख के आओ भाई। 31 क्या जी? रेड चाहिए आपको इसमें से। अच्छा जी, रेड चाहिए तो देख के आओ जरा फटाफट, क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी? 3/5। ठीक है, लिखो फटाफट 3/5, 3/5। ठीक है, अच्छा जी, फिर वही बात है, इंडिपेंडेंट है तो 3/2 देख के आओ भाई। हाँ जी, तो ग्रीन चाहिए बैग बी से, बैग बी से ग्रीन की मैं निकाल के बैठा हूँ, 5/8 लिख लूंगा यहाँ पे, 5/8। अच्छा जी, फिर क्या चाहिए आपको? ग्रीन चाहिए बैग सी से, ग्रीन चाहिए बैग सी से, ग्रीन चाहिए बैग सी से, ये मैं निकाल के बैठा हूँ 4/5 पहले से। ठीक है, हाँ जी, तो बस अब आपको करना है क्या है? कुछ नहीं करना, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ये मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाल लेना और ऐड कर लेना, ये मैं ऊपर पहले आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज इतना काम तो आप अपने आप होमवर्क में कर सकते हो, ये आप अपने आप करके देख लेना, मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग आराम से नोट डाउन कर लोगे इस चीज को। ठीक है, किसी तरीके का ना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, अब चलो मैं अभी यहाँ बोलूंगा ना तो आपको कंफ्यूजन आएगा, अगले क्वेश्चन में कराता हूँ, जो मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज होगे, इसलिए वो सब बात मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर अप कराता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप कर रहा हूँ। In the previous question, if three balls are drawn randomly,
देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम बैग ए, ग्रीन फ्रॉम बैग बी एंड रेड फ्रॉम बैग सी। खास बात देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वन बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, हर एक बैग से आपने एक एक बॉल ड्रॉ करी ही करी थी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर वो डेटा हमारा वही है प्रीवियस क्वेश्चन वाला, यही बैग ए में 3 रेड है 2 ग्रीन है एंड सो ऑन, यही हमारा डेटा चल रहा है। और आपको कह क्या रहा है, 3 balls are drawn randomly। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों बॉल्स आपने एक ही बैग से निकाली, या हो सकता है 2 बॉल एक बैग से निकाली, 1 बॉल आपने एक बैग से निकाली, कुछ भी हो सकता है भाई। 3 बॉल्स रैंडमली आपने ड्रॉ करी है, सीधी बात है। तो मैंने अब ये नहीं बोला कि हर एक बैग से एक एक निकाली है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है पहले वालों से। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब डिफरेंट है। इतना आपको समझ आ रहा है? तो बताओ भाई कैसे करोगे, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं ये लिख लेता हूँ इवन इवन, है ना। तो इवन इवेंट क्या है जी, रेड फ्रॉम बैग ए, रेड फ्रॉम बैग ए। अच्छा जी, E2 इवेंट क्या है जी, ग्रीन फ्रॉम बैग बी, ग्रीन फ्रॉम बैग बी। E3 इवेंट क्या है जी, रेड फ्रॉम बैग सी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ करोगे कैसे, है ना। तो हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए ये देखो, ऊपर ऊपर बढ़ के आओ जी, एंड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम बैग ए एंड ग्रीन फ्रॉम बैग बी एंड रेड फ्रॉम बैग सी। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं, हमारे को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, एंड वाली बात है। अच्छा, अब आप जरा मुझे ये समझाओ, E1 E2 E3 ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं है। देखो कॉमन सेंस से सोचो, ग्रीन बॉल निकालनी है आपको बैग बी से, तो क्या ये इसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि बैग ए से आपने क्या निकाला है? नहीं। तो आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है भाई, तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और रादर हम पहले देख भी चुके हैं ये सब चीजें, है ना। तो ठीक है जी, तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो सीधा सीधा मैं क्या बोलूंगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे समझाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी। E1 क्या पूछ रहे हैं भाई आपसे, मेरे को जरा समझाओ, क्या कह रहा है E1? E1 क्या है भाई, रेड फ्रॉम बैग ए, तो मतलब बैग ए चाहिए और उसमें से रेड बॉल चाहिए, है ना। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट बैग ए एंड रेड फ्रॉम दैट बैग। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला काम आप क्या करोगे भाई, ए से रेड बॉल चाहिए तो पहले ए को सिलेक्ट भी तो करोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल गिवन बैग ए इज सिलेक्टेड। इस बात को आराम से पकड़ दो भाई, यही छोटा सा ट्विस्ट है। अगर ये चीज पकड़ गए तो क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नहीं तो भाई फंसोगे फंसोगे। समझ में आई बात मैंने क्या कहा है। E1 क्या है जी, E1 है जी, रेड बॉल चाहिए बैग ए से, तो पहले ए को सिलेक्ट करोगे उसके बाद ही तो रेड बॉल निकालोगे। आप बोल सकते थे कि सर आपने पीछे ये बात क्यों नहीं बोली, इसलिए मैंने कहा था अगले क्वेश्चन में कंफ्यूजन आएगा। यहाँ पे मैंने ये बात इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि आपको बैग सिलेक्ट करना ही करना है ना, हर एक बैग से एक एक बॉल निकालनी निकालनी है। तो पहले ए से निकाली, फिर बी से निकाली और फिर सी से निकाली, इसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेंशन है। यहाँ पे क्या टेंशन है, क्योंकि हम तीनों के तीनों बॉल्स एक बैग से भी निकाल सकते थे, इसलिए फिर मेरे को ढंग से बोलना पड़ा कि पहले ए को सिलेक्ट करो और उसके बाद रेड बॉल निकालो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे क्वेश्चन में बार बार समझा रहा हूँ, ये सब नहीं करना था क्योंकि हर एक बैग से एक एक बॉल निकाली ही जा रही थी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये टेंशन है, यहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम कौन से मतलब हर एक बैग से एक एक बॉल निकालेंगे, क्योंकि हो सकता था हम तीनों के तीनों बॉल एक ही बैग से निकाल लेते। ठीक है, तो इसलिए फिर पहले मेरे को बोलना पड़ा कि पहले आप बैग ए सिलेक्ट करोगे, उसके बाद रेड बॉल निकालने की कोशिश करोगे बैग ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये तो सिंपल, और ये वही हमने लगा दिया। अच्छा, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, हाँ जी बिल्कुल डिपेंडेंट है, क्योंकि बैग ए सिलेक्ट होगा उसके बाद रेड निकलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है रेड निकालने के तो मेरे पास तीन तीन तरीके हैं ना भाई, पीछे देख के आओ, तीन तीन तरीके हैं भाई रेड बॉल निकालने के, है ना। क्योंकि बैग ए से भी आ सकती है, बी से भी आ सकती है, सी से भी आ सकती है, और हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। यहाँ पे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, यहाँ पे 3/9 है, और यहाँ पे 1/5 है। तो डिपेंड कर रही है कि कौन सा बैग सिलेक्ट किया गया, तो इसलिए फिर मैंने प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यहाँ पे लगाई है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यहाँ पे हमने लगा रखी है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो इसका मतलब अब हमारा आंसर क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्टिंग ए। बताओ, 3 बैग हैं, 3 में से ए को सिलेक्ट करना, तो ऑब्वियसली 1/3, है ना। अच्छा, रेड बॉल फ्रॉम द बैग ए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड बॉल गिवन बैग ए सिलेक्टेड, तो गिवन बैग ए सिलेक्टेड इज 3/5। फिर भी चेक कर लेते हैं, है ना, 3 रेड है और 2 ग्रीन थी, ठीक है, 3/5। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, दैट इज योर इवन इवेंट। अच्छा जी, उसके बाद फिर E2 इवेंट की बात करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 क्या है भाई, क्या चाहिए, ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग बी, तो वही बात बोलोगे, बी एंड ग्रीन, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल गिवन बैग बी इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो बैग बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ग्रीन गिवन बी, ठीक है, ग्रीन गिवन बी, लो भाई, बैग बी से ग्रीन लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 5/8 है। ठीक है जी, हम लिख देते हैं 5/8। अच्छा जी, उसके बाद फिर आएगा जी नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है भाई, रेड फ्रॉम बैग सी, तो बैग सी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें से रेड बॉल लाएंगे। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सी बैग सी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल गिवन बैग सी इज सिलेक्टेड। हाँ जी, तो फिर 1/3 बैग सी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अच्छा, उसके बाद फिर अब हमारे पास क्या आया, रेड बॉल गिवन सी, है ना, रेड गिवन सी, तो सी में से रेड लाने की प्रोबेबिलिटी आई थिंक 1/5 थी, फिर भी मैं एक बार चेक करा, तो हाँ ठीक है 1/5 आएगी, है ना। हाँ जी, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, इनको मल्टीप्लाई करवा लेना, मैंने तीनों इवेंट्स की निकाल दी है ना, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो E1 मल्टीप्लाई E2 मल्टीप्लाई E3, दिस इज माय आंसर। तो E1 निकली हुई है हमारे पास, ये रही, E2 निकली हुई है, E3 निकली हुई है। प्लीज आप इनको मल्टीप्लाई करा करके अपने आंसर निकाल लेना, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। अच्छा, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो कई बच्चों को एक छोटा सा डाउट आता था कि सर एक बार आपने बैग ए ले लिया है, उसके बाद अब आपके पास तो 2 ही बैग बचे हैं ना, बैग ए तो हट चुका है, अब बी और सी में से है, तो फिर यहाँ पे आपने फिर बैग बी के लिए 1/3 क्यों लिखी है, 1/2 क्यों नहीं लिखी। सोचो एक बारी, वीडियो को पॉज करो और सोचो, फिर मेरा आंसर सुनना। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन मैंने दिया है कि मेरे से बच्चे पूछते थे, एक बार मैं इसको छोटा करता हूँ, है ना, ये दिखने में भी बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ, बच्चे पूछते थे कि सर एक बात हमारे को समझाओ, जब आप पहले एक बार बैग ए ले चुके हो, उसमें से आपने रेड बॉल निकाल ली है, उसके बाद तो फिर बैग 2 ही बचते हैं ना हमारे पास, कौन कौन सा, बैग बी और बैग सी, तो फिर बैग बी को 2 में से सिलेक्ट करना ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 लिखनी चाहिए थी ना आपको, लेकिन आप 1/3 क्यों लिख रहे हो भाई, कॉमन सेंस की बात है, एक बार आपने बैग ए में से निकाल लिया, तो फिर मैंने ऊपर बोला है कि एक बार जो आपने बैग ले लिया तो उसको दोबारा नहीं लेना, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कहा, तो आप अपने अजम्पशन क्यों बनाते हो भाई, हो सकता था कि तीनों के तीनों बॉल मैं एक बैग में से निकाल लेता, तो बैग ए में से मैंने एक बॉल निकाल लिया है, अब उसके बाद मेरे को दूसरी बॉल निकालनी है, तो फिर मेरे पास तीनों बैग पड़े हैं, फिर मैं सोच में डूबा हुआ हूँ, हाँ जी, बैग ए से निकाल लूं या बी से निकाल लूं या सी से निकाल लूं, तो फिर वही बात है कि इसलिए मेरे को बैग बी ही सिलेक्ट करना था, तो इसलिए 1/3 आई। अच्छा, फिर दोनों बैग में से मैं नो डाउट एक एक बॉल निकाल चुका हूं, अब उसके बाद तीसरी बॉल निकालनी है, तो फिर मैं सोचो में डूबा हुआ हूं, मेरे पास तीनों के तीनों बैग रखे हुए हैं, अब पहले तो बैग सी को सिलेक्ट करूंगा ना, ए बी सी में से, तो इसलिए फिर दोबारा से मतलब तीसरी बार भी 1/3 प्रोबेबिलिटी आई है फॉर बैग सी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो हो गया ये डाउट जो बच्चों को आता था कि 1/3 इंटू 3/5 करो, तो फिर 1/2 करो, है ना, और ये चीज भी आई थिंक क्लियर होगी। और ये मल्टीप्लीकेशन में डाउट आता था, तो वो चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, है ना। प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूँ, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, ज्यादा बोलूंगा ना तो टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आ रही है, जो स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर आपने ऐसे किया है ना, पहले आपने बैग ए सिलेक्ट किया है, उसमें से, क्योंकि देखो रैंडमली हमने लेना ना, देखो इन प्रीवियस क्वेश्चन 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, 3 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ करी हैं, तो आप सर पहले हमेशा बैग ए ही क्यों सिलेक्ट करते हो, आप पहले बैग बी भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, या बैग सी भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, बैग ए के पीछे आप आए हो तो फिर बी और सी की भी तो कहानी करो, एंड सो ऑन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, तो ये जितनी भी आपने ये मल्टीप्लाई करा करके प्रोबेबिलिटी निकाली है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन फिर जो नीचे सैंपल स्पेस होगा ना, वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया ना तो मैंने इस सब बात के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो समझ में आएगा आपको। अभी 2 मिनट टेंशन मत लो, अभी जो मैंने बात बोली अभी रिपीट करूंगा मैं उस चीज को, मैंने बात क्या बोली आपको समझ आ गई। मैंने क्या किया है भाई, इवन इवेंट माना है, बैग ए से मैंने रेड बॉल पिक करी है, तो एक सीक्वेंस चला है ना, पहले मैंने रेड बॉल बैग ए से निकाली है, फिर बैग बी लिया है, फिर बैग सी लिया है, तो ऐसे क्यों नहीं सोचा पहले बैग बी ले लेता तो फिर, है ना, ऐसे भी तो कर सकता था, बैग ए से मेरी दोस्ती थोड़ी है जो मैंने पहले बैग ए में से ही निकाली। ठीक है, तो उस चीज का मैं आंसर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स C1 एंड C2 आर फ्लिप्ड,
वन आफ्टर अनदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। ठीक है, एक के बाद एक हमने दो कॉइन्स है उनको फ्लिप किया है, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। अब देखो मैंने जान के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला, मैंने बोल दिया दो कॉइन्स हैं C1 एंड C2, ठीक है, और एक के बाद एक हमने उनको फ्लिप किया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल बताना है हमारे को। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, कॉइन वन पे हेड आ रहा होगा तो हम उसको ऐसे बोल देते हैं हेड वन वन। ठीक है, उसके बाद फिर कॉइन वन पे टेल आ रहा होगा तो हम उसको टेल वन बोल देते हैं ना, हेड वन वन करने की जरूरत नहीं है, टेल वन बोलता है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर जो कॉइन टू होगा, कॉइन टू पे क्या क्या आ सकता है भाई, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो मैं उसको हेड टू बोल देता हूँ और टेल टू बोल देता हूँ। ठीक है, ये कॉइन वन कॉइन टू के हिसाब से मैंने बोल दिया। वन आफ्टर अनदर हमने उछाला है, तो अब वही बात आएगी आपके मन में आएगा कि सर सीक्वेंस बनाओ ना, पहले C1 को उछाला या पहले C2 को उछाला, उस बात पे डिपेंडेंसी आएगी, पर मैं बोलता हूं इस बात पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आनी। अगर आपको लगता भी है तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो तो अगर मैं चलता हूं कि पहले मैंने C1 उछाला, बाद में मैंने C2 उछाला, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरे को जरा सैंपल स्पेस समझाना क्या बनेगा। पहले C1 उछाला है, बाद में C2 उछाला है, हाँ जी, तो फिर क्या क्या आएगा भाई, तो हेड वन हेड टू ऐसे लिखोगे ना आप लोग, हेड वन हेड टू, फिर हेड वन टेल टू, हेड वन टेल टू, उसके बाद फिर टेल वन हेड टू, टेल वन हेड टू, और फिर टेल वन टेल टू, टेल वन टेल टू। ठीक है, अच्छा और अगर आपने C2 C1 करा होता तो फिर सैंपल स्पेस क्या आता, बिल्कुल इसका अपोजिट, हम ऐसे बोलते हैं हेड टू हेड वन, टेल टू हेड वन, हेड टू टेल वन, और टेल टू टेल वन। इतना समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। तो अब या तो ये करा होगा या ये करा होगा, तो आपका एक्चुअल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सैंपल वन सैंपल स्पेस वन सैंपल स्पेस टू हमारे पास था, तो एक्चुअल सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, इन दोनों का यूनियन, दैट विल बी सैंपल स्पेस वन यूनियन सैंपल स्पेस टू। तो इनको आप लिख सकते हो, तो मैं बस उसका सिंपल ऐसे बोल देता हूँ भाई, कार्डिनलिटी बता देता हूँ, है ना, इनको यूनियन करके आप लिख लोगे भैया ना, इसमें क्या टेंशन है, ये आठ आठ आ जाएंगे, ये चार 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 आठ आ जाएगा। तो ठीक है जी, तो हम ऐसे लिख देते हैं, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी जी, 8। तो मतलब सिंपल बात करूं तो या तो ये सीक्वेंस मान लेते हैं, ये सीक्वेंस मान लेते हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो अच्छे से लिखता हूँ, 8 कैसे आया भाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आया है। इतनी बात पकड़ में आई है ना। अच्छा अब आपको कहा क्या गया था कि गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, तो अब आप जरा मुझे बताओ वन हेड एंड वन टेल आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब आप सोचोगे कि अच्छा जी नहीं नहीं, पहले सिक्का वन उछाला फिर सिक्का टू उछाला, C1 फॉलोड बाय C2 होता, तो वन हेड एंड वन टेल आने की, यहीं से देखो भाई, वन हेड एंड वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये रही, ये दो फेवरेबल इवेंट्स है ना हमारे पास। ठीक है, तो ये दो यहां से निकल आएंगे। अच्छा मेरे सोचोगे नहीं नहीं, पहले C2 C1 हुआ तो फिर हम कहेंगे ठीक है जी आप दो और मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो एक हेड एक टेल आने की, देखो ये दो और बैठे हैं, तो टोटल 4 फेवरेबल केसेस हो गए ना, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट थे, तो आप क्या बोल के आओगे भाई, 4/8, दैट इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस फिक्स रखी होती, ये इस सब चक्रों में ना फंसे होते, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर कब सीक्वेंस मेंटेन करनी होती है और कब सीक्वेंस मेंटेन नहीं करनी होती है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस का कोई टेंशन ही नहीं है ना, अगर आप लेते हो, अगर ये समझ में आ गया ना सबको, अगर आप कहते हो कि सर जी हमारे पास दो चॉइसेस हैं, पहले तो C1 फॉलोड बाय C2 अगर हमने किया था तो फिर ये चांसेस बनते हैं हमारे पास, और अगर C2 फॉलोड बाय C1 किया था तो ये दो फेवरेबल चॉइसेस बनती है हमारे पास, तो दो और दो चार, टोटल 4 फेवरेबल चॉइसेस हैं, और फिर सैंपल स्पेस भी तो डबल होके बैठा था, तो इसलिए 4/8 1/2 आ गया। लेकिन अगर आप यही सीक्वेंस लेके चलते, C1 फॉलोड बाय C2 ही मान लेते, एज्यूम कर लेते, इसको छोड़ देते, तो फिर हमारे पास 2/4 आता, तो 2/4 भी तो 1/2 होता है जी, 2/4 भी तो 1/2 होता है। तो आंसर तो देखो भाई सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सीक्वेंस का कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन ये सीक्वेंस मैटर कर रही थी कि पहले हेड आया या पहले टेल आया, तो कॉमन सेंस की बात है, अभी दो अलग अलग सिक्के हैं, तो हेड आया टेल आया, तो दो चांसेस बन गए ना आपके पास कि पहले पे हेड आया या दूसरे पे हेड आया, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रही है, इसलिए आपने दो ले लिए। ठीक है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बच्चों के बहुत डाउट्स आते थे इसलिए मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं थी, रियली ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप छोड़ दो इस चीज को, लेकिन फिर भी मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आते थे कि सर कहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करवाना है, कहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं कराना है, तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये अगर आप ऐसे केसेस मान के चलते हो कि वन आफ्टर अनदर हमने दो सिक्के उछाले हैं, तो C1 C2 या C2 C1, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई आपके पास। फिर जैसे सैंपल स्पेस डबल हो गया, तो ऐसे जो फेवरेबल जो आउटकम्स थे वो भी तो डबल हो गए सीधे सीधे। ठीक है, तो दोनों चीजें डबल होगी, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय टू दोनों चीजें होगी। तो मैं ऐसे कह सकता था 2/4 आया ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो वही तो बन गया 4/8। तो घुमा फिरा करके आंसर तो 1/2 ही आना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा अगर सबको मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस सीक्वेंस में कोई टेंशन नहीं होता, मतलब सिंपल बात ये याद रखना, कौन पहले आया कौन बाद में आया इट हार्डली मैटर्स। तो मैं यही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले आप बैग ए के पास गए या बी के पास गए या सी के पास गए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मल्टीप्लाई हो जानी है भाई सारी की। फिर वही बात है, आप यहाँ पे इस पूरी प्रोबेबिलिटी को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो जो आपने एक्चुअल सैंपल स्पेस लिखा होगा वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो फिर 3 आपस में कैंसिल ही होना है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो माइंड पे प्रेशर मत लेना कि सर आपने पहले हमेशा बैग ए को पिक किया है एंड सो ऑन, उससे हमारे को रियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा वो आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा, है ना। अब बैग ए से हमारे को रेड बॉल चाहिए थी, तो फिर आप ऐसे ऐसे शुरू हो जाते। देखो अगर आप सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करोगे ना, तो लिखवाऊं, वैसे है तो बड़ा अजीब, है ना, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। तो बैग ए में से रेड बॉल्स कितनी है एक बार चेक करके आओ, थोड़ा सा फिर आपको अंदाजा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बैग ए में 3 रेड है और 2 ग्रीन है। ठीक है जी, 3 रेड है और 2 ग्रीन है, तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, तो आगे ए लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये ए वाली है और 2 ग्रीन थी, तो ग्रीन 1, ग्रीन 2, यहाँ ए लगा दो, यहाँ ए लगा दो। ठीक है, ऐसे ही बैग बी के लिए आप लिख लोगे ना, ऐसे ही बैग सी के लिए आप लिख लोगे ना, तो इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट करा देना। यहाँ पे 5 एलिमेंट आए हैं, बी में क्या सिनेरियो था, बी में बहुत बड़ा था भाई, 3 रेड थे और 5 ग्रीन थे, 3 रेड थे और 5 ग्रीन थे, तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, है ना, और यहाँ पे लिख लेना बी बी बी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ऐसे चलो मैं एक लिख के दिखा देता हूँ। सी में एक रेड था ना, तो R1C, है ना, और ग्रीन 1C, ग्रीन 2C, ऐसे ऐसे करके लिखना। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ऐसे सोचो आप, अगर आप A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C चलाते हो, मतलब पहले बैग ए में जाते हो, फिर बैग बी में जाते हो, फिर बैग सी में जाते हो, तो जो आप ऑर्डर पेयर्स बनाने की कोशिश करोगे, देखो वो ऐसे बनाओगे, R1A, R1B, R1C। दिस इज आवर फर्स्ट चॉइस, मतलब बैग ए से भी रेड निकल आई, बैग बी से भी रेड निकल आई, बैग सी से भी रेड निकल आई, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली रेड निकल आई। उसके बाद फिर R1 R2B, फिर G1C डॉट 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 डॉट, ऐसे ऐसे करके लिखोगे, ये एक सैंपल स्पेस आएगा। दिस विल बी सैंपल स्पेस नंबर 1। सैंपल स्पेस 2 क्या होगा भाई, पहले बी से चूज करने शुरू कर देना, तो R1B पहले यहां से पिक करना, फिर यहां से पिक करना, मतलब R1A, और फिर यहां से पिक करना R1C। ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आप सैंपल स्पेस 2 बना सकते हो। और फिर सैंपल स्पेस 3 जब आप बनाते हैं, तो पहले आप सी से पिक करके आते हैं, R1C, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, है ना, तो ए बी सी रादर, हाँ ठीक है, तो पहले ए पे गए, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने क्या करा, फिर बी पे गए, फिर ए पे गए, फिर सी पे गए, सीक्वेंस बनेगी तो रादर 6 बन जाएंगे यहाँ पे, है ना। हाँ, ये बात भी थोड़ी अच्छी लग रही है मेरे को, 6 बन जाएंगे। तो सी से आपने पकड़ा, तो फिर R1C, फिर बी से पकड़ोगे, फिर ए से पकड़ोगे, समझ पा रहे हो ना 6 कैसे बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है मेरे से। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके बन जाएंगे यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे भी फिर वही बात, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे भी 6 तरीके बनते, तो 6 और 6 कटते आपस में, 3 3 ना कटते हैं ना, तो वो 3 3 मैंने इसलिए बोल गया था, शायद सीक्वेंस वाली बात में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, सॉरी फॉर दैट। तो 6 तरीके से आप यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख पाओगे, समझ में आ रहा है ना। पहले ए बी सी ले लिया, फिर बी ए सी ले लिया, फिर आप ले लोगे सी ए बी, है ना, लिख दूं अच्छे से, अगर ढंग से लिखना तो मैं लिख देता हूँ, देखो ए बी सी, फिर बी ए सी, उसके बाद फिर सी। देखो मेरे को ना सीक्वेंस में ढंग से लिखने में मजा आता है, ऐसे मजा नहीं आता, तो मैं पहले ए वाला सारी कहानी करता हूँ, है ना। तो पहले अगर आपने ए को पकड़ा तो बी और सी था, तो फिर ए के साथ सी भी आएगा। ठीक है, तो ये ए का चक्कर खत्म ना। अब आप पकड़ोगे जी बी को, बी को पकड़ोगे, तो बी के साथ लिखोगे आप ए को, है ना, तो मतलब आर आर 1B, देन R1A, देन R1C। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर सैंपल स्पेस 4 क्या आएगा,
R1B, देन R1C, देन R1A। ठीक है, B के साथ कर लिया AC और CA। अच्छा जी, उसके बाद फिर सैंपल स्पेस 4 आएगा, फिर R1C के साथ फिर R1B, R1A, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 डॉट, मैं रफली लिख रहा हूँ भैया ना। और फिर सैंपल स्पेस नंबर 5 आएगा। अच्छा सॉरी फॉर दैट, ये 5 है, ये 6 है। हाँ, तो सैंपल स्पेस 6 क्या आएगा जी, R1C और फिर R1A, R1B। समझ गए ना, A को पकड़ा, B और C के साथ कर लिया। सीक्वेंस में चलते हैं ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं आता, ऐसे लिखोगे ना मैंने लिखते तो फिर कंफ्यूजन आता, कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। इसी ढंग से लिख दिया, A B और C ऐसे ऐसे घुमा लिए, फिर B पकड़ लिया, A और C घुमा लिए, फिर C पकड़ लिया, फिर A और B घुमा लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास 6 तरीके से अलग ये सैंपल स्पेस आएगा और बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हो, इमेजिन करो, जितना इमेजिन करोगे उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा जी, करने के बाद फिर अब आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाल रखी थी ना, फिर आप इसको भी 3 फैक्टोरियल से मतलब यू कैन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो, सैंपल स्पेस 1 निकाला, आपने इसी को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आगे सीक्वेंसेस बन रही थी। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकली थी उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तो सीधी वही बात है। अब फेवरेबल केसेस वाली बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट, मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं बोलना चाहिए था, फेवरेबल केसेस की बात करनी चाहिए थी। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस जो होते हैं वो भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल से हो जाते हैं, है ना। तो फिर फेवरेबल केसेस अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो वहां से फिर प्रोबेबिलिटी निकालते तो वही निकलती, मतलब 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाता। तो प्रोबेबिलिटी तो घुमा फिरा करके यही निकलनी थी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? एक बार मैं और बोलता हूँ, अगर आपको जरा सा भी डाउट आया तो मैंने किया क्या, अभी देखो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 6 तरीके से सैंपल स्पेस लिख दिया है। और क्यों लिख दिया 6 तरीके से? क्योंकि आपके मन में जो डाउट था मैंने वो क्लियर किया कि सीक्वेंस हमारी मैटर करेगी, कि पहले ए बी सी चलेगा या बी ए सी चलेगा या सी ए बी चलेगा, एंड ऑन क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो मैंने इस तरीके से 6 के 6 सैंपल स्पेस लिख दिए। और आप देखते ही कॉमन सेंस समझ पा रहे हो, इमेजिनेशन करो थोड़ा सा, जितना इमेजिन करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। जो सैंपल स्पेस 1 होगा बिल्कुल वैसे 2 3 4 ऐसे ही होगा, बट वही बात है, थोड़ा सा बस इनमें अंतर होगा कि पहले सीक्वेंस में का फर्क होगा और कुछ नहीं। तो रफली मैं कह सकता हूं कि मैंने इसी सैंपल स्पेस को, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बात करो, सैंपल स्पेस 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही रहेंगे ना भाई, जितने सैंपल स्पेस 2 में होंगे, जितने सैंपल स्पेस 3 में होंगे, एंड सो ऑन, क्योंकि सीक्वेंस का फर्क है और कुछ नहीं। तो सैंपल स्पेस 1 को मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि 6 तरीके थे, है ना। अच्छा, अब जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे जो सैंपल स्पेस 1 से आप देख रहे होगे, आपने उसमें डायरेक्टली फिक्स कर लेना कि पहले से ए, मतलब बैग ए से रेड निकालनी है, मतलब पहले बैग ए पे जाना है, फिर बैग बी पे जाना है, फिर बैग सी पे जाना है। यहाँ पे देखो मैं सीक्वेंस मेंटेन करा रहा हूँ ना भाई। तो आप बोलोगे कि सर सीक्वेंस के हिसाब से हमने करा है, तो जो जो फेवरेबल इवेंट्स आपने सैंपल स्पेस 1 से पकड़े होंगे, वही फेवरेबल इवेंट सैंपल स्पेस 2 से भी आएंगे, 3 से भी, 4 से भी, वही थोड़ा बहुत सीक्वेंस में बदलाव होगा और कुछ नहीं। तो वही सब होगा कि मतलब मेन बात क्या होगा, जो फेवरेबल इवेंट्स होंगे वो भी अगर आप सैंपल स्पेस 1 के हिसाब से चलते हो तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थोड़ा सा इमेजिन करेगा तो समझ में आएगा भाई। अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को रिवाइंड करें, देखो मैं बार बार बोलूंगा तो टाइम बर्बाद और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो वो भी 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल। तो फेवरेबल इवेंट्स में भी 3 फैक्टोरियल है, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस में भी फेवरेबल 3 फैक्टोरियल है। समझ में आ रहा है? ऊपर फेवरेबल केसेस में 3 फैक्टोरियल, और नीचे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस है या टोटल नंबर ऑफ यू कैन से आउटकम्स है, उसमें भी 3 फैक्टोरियल। तो दोनों 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आने वाला। तो अब आपको अब कॉमन सेंस से समझ में आ गया होगा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किस सीक्वेंस में हमने चलाया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मतलब ये मत सोचना कि पहले बैग ए पे जाना होता है, फिर बैग बी पे जाना है, फिर बैग सी पे जाना है, सारे सीक्वेंस को मेंटेन करा रहे हो, पहले बी पे चले जाओ, फिर ए पे चले जाओ, फिर सी पे चले जाओ, हार्डली मैटर्स टू मी। सिंपल बात भाई, अगर आप ऐसा सीक्वेंस चलाओगे तो 3 फैक्टोरियल से जो भी आपके फेवरेबल केसेस होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, बट नीचे जो सैंपल स्पेस बैठा होगा वो भी तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, मैंने काफी बार रिपीट करा है। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे ना, मैंने यहाँ पे बहुत मतलब वेग तरीके से बताया है ना, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी भी कहता हूँ, मैंने बहुत वेग बोला है, क्योंकि इतना टाइम में लगाने नहीं चाहता। दिस इज रियली नॉट रिक्वायर्ड, इतना ज्यादा डीप में मैं फिर भी जाता जा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बच्चों से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि उनके कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि एक्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, तो एक्जैक्टली क्या चल रहा है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत डाउट पूछते थे, सीक्वेंस वाली बात, सीक्वेंस वाली बात, तो वो मैंने अब आपको ढंग से अच्छे से क्लियर कर दी कि सीक्वेंस वाली बात हमारे को कोई टेंशन नहीं दे रही है। ठीक है, हाँ ये तो सीक्वेंस वाली बात मैटर करेगी कि बैग ए से क्या, जैसे हमने पीछे देखा था, ये देखो जैसे पीछे ये देखा था कि हमारे को ये चाहिए थी 2 ग्रीन और 1 रेड चाहिए थी, तो कहां से ग्रीन ला रहे हो, कहां से रेड ला रहे हो, ये क्वेश्चन आ रहा है ना आपके मन में, कहां से ग्रीन लाऊं, कहां से रेड लाऊं। तो फिर वही बात है, चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि पहले बैग ए पे गए या पहले बैग बी पे गए या पहले बैग सी पे गए, हार्डली मैटर्स टू मी, हम कहीं भी जा सकते हैं। आई थिंक मैंने काफी डिटेल में अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश की है, तो अब आपके आई थिंक मन में कभी लाइफ टाइम डाउट नहीं आएगा इस सबसे रिलेटेड। मैं इसको छोटा कर देता हूं, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा वो हो रहा है छोटा। हाँ, यहाँ से शुरू हो जाओ भाई।
ठीक है, पहले इतना पार्ट ही कर लो, चलो पहले इतना पार्ट करो, इतना कर लो, ठीक है, इतना कर लिया। अब ये जो ट्री वगैरह जो मैंने सारा बना रखा था वो सब नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप करता हूँ। अच्छा अब देखो एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया है ना, ये भी मेरे को वैसे पहले कराना चाहिए था बट मैंने फिर भी कोई बात नहीं, जो ये क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन से ही हमने समझ लिया और सीक्वेंस बना लिया। बट एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में, तो वो भी मैंने लिखा हुआ, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज दैट ईच ऑफ द थ्री मैन थ्रोज देयर हेड एट सेंटर ऑफ द रूम। तीन आदमी हैं, तीनों आदमियों ने अपनी अपनी हेड सेंटर ऑफ द रूम में थ्रो कर दी। द हेड्स आर मिक्सड अप, तीनों की हेड्स मिक्सड अप हो चुकी है। एंड ईच मैन रैंडमली सिलेक्ट ए हेड, हर एक आदमी ने एक एक हेड रैंडमली पिक करी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल मैन सिलेक्ट्स देयर ओन हेड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सबने अपनी अपनी हेड पिक करी? ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। हाँ जी, तो अब मान लेते हैं से तीन आदमी है हमारे पास, ए आदमी है, एक बी आदमी है ना, और एक सी आदमी है। इनकी अपनी अपनी हेड थी, इन्होंने इन्होंने अपनी अपनी हेड रख दी है यहाँ पे, ठीक है, ए ने रख दी, बी ने रख दी और सी ने भी रख दी। ठीक है, तो ये हैट है ए की, ये हैट है बी की और ये हैट है सी की। ठीक है, तो तीनों ने अपनी अलग कलर कोडिंग भी मैं ढंग से कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो। ये ए ने रखी है, ठीक है, ये बी की ऐसी है और सी की तो रेड थी ही। ठीक है, तो ठीक है जी, ये था हमारे पास सिनेरियो फिलहाल। ओके, हाँ जी, तो ए बी सी तीन आदमी, तीनों ने अपनी अपनी हैट रख दी। अब ये सब मिक्सअप हो चुकी हैं और सब ने अपनी अपनी हैट पिक करी है और हमारे को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीनों ने अपनी अपनी हैट पिक करी है। तो बहुत सिंपल है, तो अब हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहली बात ये बताओ, मतलब मैं क्या चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी कि ए आदमी ने अपनी हेड पिक करी एंड बी आदमी ने भी अपनी हेड पिक करी एंड सी आदमी ने भी अपनी हेड पिक करी, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन में चाहता हूँ। तो बताओ भाई, ये तो सिंपल बात है, आपको निकालना आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, मतलब प्रोबेबिलिटी की मतलब ए ने अपनी हेड पिक कर ली मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी ने अपनी हेड पिक करी गिवन ए ने अपनी हेड पिक कर ली थी, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कि सी ने अपनी हेड पिक करी गिवन ए ने भी अपनी हेड पिक करी और बी ने भी अपनी हेड पिक करी। इतनी बात समझ आ रही है। अब ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है वो मेरे को अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, जनरलाइज में लिख देता हूँ ये कहानी, है ना। फिर अगर आपको लग रहा हो कि इंडिपेंडेंट है तो बी गिवन है तो चुपचाप से बी लिख देना, और सी गिवन ए इंटरसेक्शन भी अगर आपको लग रहा होगा इंडिपेंडेंट है तो फिर सी लिख देना चुपचाप से। बात समझ आ रही है। तो जब भी सिंपल बात ये याद रखनी है, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आपको ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद अगर कुछ इंडिपेंडेंट लग रहा होगा तो फिर बी गिवन ए को बी लिख देना, सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी को सी लिख देना, है ना। तो देख लेते हैं भाई, देखो कॉमन सेंस से सोचो, प्रोबेबिलिटी की ए अब वही बात आएगी। अब देखो सीक्वेंस वाली बात आएगी कि मैं इमेजिन करता हूँ कि पहले आदमी ए आया और इन तीनों में से अपनी हैट पिक करने के लिए आया और उसने अपनी हैट पिक कर ली। तो सपोज कर लो उसकी हैट ब्लैक वाली थी ना, तो उसने अपनी हैट पिक करी है, तो तीन चॉइसेस थी उसमें से इसने अपनी हैट पिक करी है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी उसने अपनी हैट पिक करी होगी दैट इज 1/3। अच्छा अब आप जरा मुझे समझाओ, अब आप कॉमन सेंस सोचो, अगर ए, अब मुझे बताओ बी, जो बी आदमी आएगा जब अपनी हैट पिक करने के लिए, क्या ये डिपेंड कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या इस बात पे डिपेंड कर रही है कि ए ने क्या पिक करा है? कॉमन सेंस से सोचो, तब आपको समझाएगा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ए आदमी आया, उसने अपनी हैट पिक करके चला गया है। अब जब बी आदमी आया है तो बी आदमी हैट पिक करना चाह रहा है, तो मुझे बताओ उस जो हैट पिक करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि ए आदमी क्या हैट पिक करके गया था? हाँ जी, बिल्कुल डिपेंड कर रही है, 100%। सपोज करो अगर ए अपनी करेक्ट हैट पिक करके गया है तो बी के पास दो चॉइसेस हैं, दो में से उसको एक पिक करनी है। अगर सपोज करो ए अपनी करेक्ट हैट पिक करके ना गया होता और वो बी वाले की हैट पिक करके चला गया होता, मतलब गलत हैट पिक करके चला गया होता, तो जब बी आता अपनी हैट पिक करने के लिए और मैं बोलता कि वो अपनी करेक्ट हैट पिक करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बिग जीरो होती, क्योंकि ए आदमी उसकी हैट लेके जा चुका है ऑलरेडी। तो बात समझ आ रही है कि ए हैपन हुआ, इवेंट ए हैपन हुआ, ये इवेंट ए मान लो, ए हैपन हुआ या नहीं हुआ, मतलब ए ने अपनी करेक्ट हैट पिक करी, इसको इवेंट मान लो। तो ए ने अपनी करेक्ट हैट पिक करी, तो ये इवेंट हुआ या ना हुआ, ये इस मतलब बी इवेंट होने के टाइम पे ए हैपन हुआ था या नहीं हुआ था, ये डिपेंडेंसी आ रही है। मतलब करेक्टली मैं कह सकता हूं कि बी अपने करेक्ट हेड पिक करेगा या नहीं, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि ए अपनी करेक्ट हेड पिक करके गया था या नहीं गया था। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब 100% ये इवेंट्स डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है जी।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ढंग से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत क्लियर समझाया आपको, ठीक है जी। तो अब आप जरा मुझे बताओ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अपनी हैट पिक करके जा चुका है, मतलब करेक्ट हैट पिक करके जा चुका है ना। तो फिर अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ए अपनी करेक्ट हैट पिक करके जा चुका है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी बी की क्या आएगी। ऑब्वियसली बात है, दो हैट बचे हैं, दो में से एक पिक करनी है। हाँ जी, तो बोलो भाई 1/2, अपनी करेक्ट हैट पिक करेगा तो 1/2। अच्छा, अब आप जरा मुझे सब समझाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग करेक्ट हैट बाय सी गिवन A and B have already picked their correct hat। तो A अपनी पिक करके जा चुका है, B अपनी पिक करके जा चुका है, अब तो C हैट बची एक है, उसी को वही पिक करनी पड़ेगी, काम खत्म। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इसको तो करनी है पिक, एक ही बची है, उसी को भी उठा के भागेगा, बस खत्म। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइनली हमारे पास क्या निकल के आएगी जी, 1/6। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये, प्लीज ध्यान रखना। तो डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन था, हाँ, बट ये क्वेश्चन मैंने यहाँ बीच में क्यों घुसा दिया, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सीक्वेंस वाली बात है ना। तो अब ये मत बोल देना कि सर आपने पहले ए को घुसाया है, फिर बी को और फिर सी को। अगर आप पहले बी को घुसाते तो क्या होता है, या पहले सी को घुसाते तो क्या होता है। भाई सीधी सी बात है भाई, आप एक सीक्वेंस मेंटेन कराओगे तो वही बात आएगी जी, 3 फैक्टोरियल वे से आप इनको अरेंज कर सकते थे। तो सैंपल्स में भी फिर वो बात है 3 फैक्टोरियल हो जाता, तो 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप वही बात है ना, कॉमन सेंस से समझोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितना मैं बोलूंगा उतनी टेंशन ही पैदा होगी। आप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीक्वेंस यहाँ पे भी मैटर नहीं कर रही है कि पहले ए आया या पहले भी आया, पहले से आया। एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, अभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में इस तरह से सीक्वेंस मैटर नहीं करती, आपने पहले काम क्या किया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप इसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे ना, पहले क्या किया बाद में क्या किया, तो फिर सैंपल स्पेस भी उसी के हिसाब से ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो फिर ऑब्वियस ही बात है, फिर आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो आप सोचोगे कि ज्यादा आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, सैंपल स्पेस भी तो उस हिसाब से बड़ा हो चुका है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने क्या किया बाद में आपने क्या किया, इट हार्डली मैटर्स टू मी। तो इस तरह के सीक्वेंस में आप टेंशन मत पालना। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये आपके माइंड में फिट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब जंप करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 कार एक्सीडेंट्स अकर इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 एक्सीडेंट हुए हैं। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अकर्ड ऑन द सेम डे, सातों के सातों सेम दिन पे हो गए हो, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा, तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको ये क्वेश्चन। ध्यान से समझना भाई, 7 एक्सीडेंट्स है ना, तो मैं नाम रख लेता हूँ A1 A2 डॉट 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 अप टू A7, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि वो एक ही दिन पे अक्कर हो जाए। तो मान लेते हैं कि हम E1 इवेंट मान लेते हैं कि ये A1 जो एक्सीडेंट था ये मंडे को हो गया, ठीक है। तो E1 इवेंट क्या हो गया जी, A1 ऑन मंडे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। E2 इवेंट हम मान लेते हैं कि E2 भी मंडे को हो गया। अच्छा, ऐसे ही E7 हम इवेंट मान लेते हैं, A7 भी मंडे को हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे बताओ हमारे को निकालनी क्या है प्रोबेबिलिटी, हमारे को निकालनी है कि A1 भी मंडे को हो एंड A2 भी मंडे को हो एंड A3 भी मंडे को एंड सो ऑन अप टू A7 भी मंडे को हो, ठीक है जी। तो हमारे को क्या चाहिए, सिंपल बात बोलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, मतलब इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 अप टू E7। तो मेरे को जरा ये समझाओ ये क्या निकलेगी, इतना समझ आ रहा है ना, एंड वाली बात समझ में आ रही है, तो इंटरसेक्शन हम लोग कर लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं इंप्रोवाइज करूंगा क्वेश्चन को, आराम आराम से, पहले जितना बता रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो। मेरे को पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, अभी उन सबको मारो गोली, पहले जो बता रहा हूँ सीक्वेंस में ढंग से समझने की कोशिश करो, नहीं तो क्वेश्चन बहुत अजीब हो जाता है। कॉमन सेंस से करना चाहो तो 30 to 40 सेकंड के अंदर करके भाग जाऊंगा मैं, लेकिन फिर आप घूमते रह जाओगे उसमें गोल गोल, कि पता नहीं कैसे कर दिया होगा सर ने, पता नहीं क्या कर दिया एंड सो ऑन। तो मैं पूरा ढंग से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। एक बार अगर आपने मेरी सॉल्यूशन समझ ली, उसके बाद भाई आप बहुत बहुत अच्छा ही हो जाओगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्लीज आराम से समझो। देखो E1 इवेंट मैंने क्या बोला है, A1 एक्सीडेंट ऑन मंडे, E2 मैंने बोला A2 ऑन मंडे एंड सो ऑन अप टू E7 ऑन मंडे। एक बात जरा मुझे समझो, हमारे को निकालना है कि अभी E1 भी मंडे को हो जाए, E2 भी मंडे को हो जाए, E3 भी, और सभी मतलब सभी के सभी इवेंट्स हम प्रोबेबिलिटी निकाल जाते हैं, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन अप टू E7। इनका इंटरसेक्शन क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता क्या हूं, A1 भी मंडे को हो और A2 भी मंडे को हो और A3 भी मंडे को एंड सो ऑन E7 भी मंडे को ही हो। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हम क्या निकाल जाते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन अप टू E7। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब ये होती क्या है भाई, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जरा ये समझाओ, क्योंकि जब भी इंटरसेक्शन वाली बात आएगी ना, आपके मन में आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, आपको ये पता लगाना है। मुझे ये समझाओ, A1 मंडे को हो और A2 भी मंडे को हो, अब बताओ A1 मंडे को A2 मंडे को हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या इस बात पे डिपेंडेंट है कि A1 भी मंडे को होगा, नहीं जी नहीं। एक्सीडेंट तो पता नहीं किसका कहाँ क्या हो रहा होगा, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि ये इस फलाने आदमी का एक्सीडेंट इस मंडे को हुआ था तो इसका भी मंडे को ही होना चाहिए एंड सो, ऐसा कुछ नहीं है।
कॉमन सेंस की बात है भाई। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो अब मेरे को करना है क्या है भाई, मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने इंडिपेंडेंट में बहुत अच्छे से समझा रखी है, नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो मेरा। मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है ना, डॉट 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 कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 तक जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब ये सवाल उठेगा कि E1 की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ जरा कैसे होगी। बहुत सिंपल बात है भाई, A1 एक्सीडेंट जो है उसके बाद क्या क्या चॉइसेस हैं, या तो मंडे को हो सकता है वो, है ना, या फिर ट्यूसडे को हो सकता है, डॉट 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 अप टू संडे को हो सकता है। तो मतलब 7 डेज हैं, 7 में से किसी भी दिन पे A1 हो सकता है। और आप क्या चाहते हो, वो सिर्फ मंडे को ही हो। तो ऑब्वियसली बात है भाई, फेवरेबल क्या है, एक दिन है फेवरेबल, और टोटल डेज कितने हैं जी, 7 डेज हैं। तो 1/7, सैंपल स्पेस हो गया 7 और फेवरेबल 1 है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, 1/7 तो बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगी जी, 1/7, है ना। तो सिमिलरली अब इसमें कोई नई बात थोड़ी है भाई, है ना। तो A2 भी मंडे को, तो A2 के पास भी तो ये सातों के सातों चॉइसेस थी, किसी भी दिन हो सकता था। तो ऑब्वियसली बात है 1/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/7 डॉट 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 1/7। कितने टाइम्स है जी ये, कितने टाइम्स है जी ये, 7 इवेंट्स है ना, तो 7 टाइम्स है। तो 1/7 पावर 7 आ गया, ठीक है। अच्छा अब सुनो एक बात, अब सुनो बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। हम इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन इस बात को क्या बोलोगे आप कि ये जो सारे एक्सीडेंट है मंडे को हो रहे हैं, हो सकता था ये सारे के सारे ट्यूसडे को होते, या हो सकता था सारे सारे वेंसडे को होते। इसने डे थोड़ी फिक्स किया कि मंडे को हो, इसने तो क्या बोला है कि सेम डे पे अकर हो जाए। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है अभी क्वेश्चन में, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो यहाँ से अभी काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना गेट एग्जाम में, ये तो मजे वाली बात होती है, यहीं पे तो प्रोफेसर फंसाते हैं बच्चों को। 1/7 ए ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाओगे, बट एक्चुअली ये गलत है। क्यों गलत है मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैंने यही एजम्पशन मान ली कि सारे मंडे को हो रहे हैं, क्या पता सारे सारे ट्यूसडे को होते हैं, क्या पता सारे सारे वेडनेसडे को होते हैं, एंड सो ऑन। तो अब मैं क्या कहता हूँ ढंग से, मैं एक झटके में बोल के भाग सकता हूँ बट मैं बोलूंगा नहीं, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूँ, ढंग से समझो। मैं इसको मान लेता हूँ जी X1 इवेंट, ठीक है, सारे के सारे मंडे को हुए, ये X1 हो गया, ठीक है जी। तो अब आप जरा मतलब X1 मैंने मान लिया कि ये सभी के सभी एक दिन पे हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे बोलो आप X1, X1 के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, X1 मंडे को भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से करूं मैं काम, देखो मैं ऐसे करता हूं, इसको तो मैं ये E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू एंड सो ऑन अप टू E7, इस पूरे पार्ट को मैं X1 मान लेता हूं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि A1 मंडे को हुआ, एंड A2 मंडे को हुआ, एंड A3 मंडे को, एंड सो ऑन अप टू सो ऑन A7 तक, ये सारे सारे मंडे को ही हो गए। तो ये हमने मान लिया जी X1 इवेंट। अच्छा X2 इवेंट क्या होगा जी, X2 इवेंट होगा ये सारे के सारे एक्सीडेंट ट्यूसडे को हुए, ठीक है। तो X1 क्या हुआ, ऑल एक्सीडेंट ऑन मंडे, ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूं, X1 हो गया ऑल ऑन मंडे। अच्छा जी X2 इवेंट हो गया ऑल ऑन ट्यूसडे, X3 इवेंट हो गया ऑल ऑन वेंसडे डॉट 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 अप टू X7 ऑल अकर्ड ऑन संडे, ठीक है। तो ये सब इवेंट्स हो गए। अच्छा तो ये X1 X2 X3, अच्छा X1 की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल के बैठा हुआ हूं क्या, 1/7 पावर 7, मैंने अभी आपको समझाई है। ऐसे अब देखो भाई एक ही दिन बोला ना, यहाँ पे मंडे की बजाय सारी जगह ट्यूसडे कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी तो यही आएगी, इसमें क्या टेंशन है आपको। तो ये भी 1/7 पावर 7 आएगी, डॉट 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 डॉट, सभी की सभी 1/7 पावर 7 ही आएंगी। अच्छा मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए कि या तो सभी मंडे को हो, या ट्यूसडे को, या वेडनेसडे को, या थर्सडे को, एंड ऑन, या संडे को। तो और वाली सेंस, और वाली सेंस मतलब इन सभी इवेंट्स का मेरे को यूनियन करवाना है। तो अब मेरे को नीचे के लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 यूनियन X2 यूनियन X3 डॉट 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 अप टू X7। ये बात समझ आ रही है। X1 क्या है, सारे एक्सीडेंट मंडे को हो, या सारे ट्यूसडे को हो, या सारे वेडनेसडे को, एंड ऑन। और मतलब लॉजिक वाला और वो कहा मतलब सेट थ्योरी में कैसे लिंक होता था, यूनियन के साथ। एंड कैसे लिंक होता था, इंटरसेक्शन के साथ। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, प्लीज बार बार समझाता हूं, और को प्लस मत बोल देना, एंड को मल्टीप्लीकेशन मत बोल देना, एंड को इंटरसेक्शन बोल के भागो। और उसके बाद फिर देखो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, डिपेंडेंट होंगे तो भैया मल्टीप्लाई नहीं होने वाली, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, बार बार फिर से रिपीट मत कराओ, कॉमन सेंस की बात है, आप समझ चुके हो, ठीक है जी। तो आपको आप समझ में आया। तो X1 यूनियन X2 यूनियन X3 एंड सो ऑन अप टू X7 मेरे को निकालना है। अब आप जरा मुझे ये समझाओ, ये सारे इवेंट्स कैसे लग रहे हैं आपको, सारे एक्सीडेंट मंडे को हो, सारे ट्यूसडे को, सारे वेडनेसडे को, तो इनमें कुछ कॉमन है। अगर सारे मंडे को हो गए तो फिर ऑब्वियसली ट्यूसडे को कोई नहीं होगा, सारे ट्यूसडे को हो गए तो ऑब्वियसली मंडे को कोई नहीं होगा। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं,
आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा। तो अब बोलूंगा मैं, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो मैं बोलूंगा कि P ऑफ x1 प्लस P ऑफ x2 प्लस P ऑफ x3 है ना, डॉट 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 अप टू P ऑफ x7। ठीक है, फिर अब मैं इन सबको ऐड करूंगा 1/7/7 प्लस 1/7 पावर 7 ना, सॉरी 1/7 पावर 7 प्लस 1/7 पावर 7 डॉट डॉट अप टू 1/7 पावर 7। 7 टाइम्स ये आया है, 7 टाइम्स, तो 1/7 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया, तो 7/7 पावर 7 हो गया, तो दैट इज 1/7 पावर 6। ठीक है, ये सिंपल बात। तो ऑप्शन क्या आएगा जी, बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब आपको समझ आएगा, मैं छोटा करता हूं, इसको आप आराम से नोट डाउन करो। ठीक है, और फिर मैं समझाता हूं जो जनरली आपके दिमाग में इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। ठीक है, हाँ जी, तो यहां तक पहले नोट डाउन कर लो, x3 तक कर लेना। ठीक है, यहां तक हो गया, उसके बाद फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा जी, तो अब देखो जो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं ना कि अच्छा जी 7 कार एक्सीडेंट हुए ना एक वीक में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अकर्ड ऑन द सेम डे। हाँ जी, तो फिर ऐसे बोलोगे कि पहला एक्सीडेंट सेम मतलब एक ही दिन पे हुआ होगा तो 1/7, ऐसे सातों के सातों एक ही दिन पे हो रहे हैं, तो फिर एंड वाली बात आ रही है कि पहला एक्सीडेंट फर्स्ट डे पे हुआ एंड सेकंड एक्सीडेंट भी फर्स्ट डे पे हुआ एंड थर्ड एक्सीडेंट भी फर्स्ट डे पे हुआ एंड सो ऑन, तो एंड वाली बात आ रही है ना, इसलिए सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/7 ऐसे कर देंगे, है ना। फिर आप बोलोगे कि 1/7 पावर 7, जो बिल्कुल गलत है, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, महा बकवास बात है ये। ठीक है, अच्छा फिर बोलोगे अच्छा ये तो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है एंड सो ऑन, तो 7 टाइम्स हो सकता है, तो इसलिए 7 टाइम्स इसको ऐड कर दो और सीधा बोल जाओगे 1/7 पावर 6। ये कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये तरीका महाबकवास है, मत करना ऐसे काम। एक एक बात पता होनी चाहिए। अब ये देखो, अब आप ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है मल्टीप्लाई, आपको ढंग से समझ में आना चाहिए था क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। फिर आपने ये जो ये 7 से मल्टीप्लाई करा के 1/7 पर 6 कर दिया था, क्योंकि आपने और बोला था एंड सो ऑन, तो ऐड कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं बोलना कि ऐड ऐड और मतलब ऐड, ऐसे नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, इसलिए हमने इन सबको ऐड करके काम किया है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिमाग चेंज कर लो। प्रोबेबिलिटी के लिए मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये ऑपरेशन कब लग रहा है और क्यों लग रहा है, ये ढंग से समझ में आ गया ना भाई, तो समझ लो प्रोबेबिलिटी आपको आगे, नहीं तो नहीं आई। मैं बार बार समझाता हूँ आपको, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे फालतू से तरीके से नहीं करना, हाँ भी ऐसे सीधा हो जाएगा आंसर, बकवास है ये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हाँ जी, अब देखो क्या कह रहा है, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। E1 E2 की प्रोबेबिलिटी सेम है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 1 है। ठीक है, क्या बोल दिया भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। E1 यूनियन E2 1 है, ये आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, जब दो इवेंट्स को यूनियन करा के प्रोबेबिलिटी बना जाती है, तो मतलब वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, वैसे बस नाम बता दिया, रिवाइज करा दिया मैंने और कुछ नहीं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है भाई, सबका यूनियन करा करके सैंपल स्पेस आ जाए। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों को यूनियन करा के सैंपल स्पेस आ रहा है, तो मतलब दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ठीक है जी, अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बता दो क्या आएगी, तो बहुत सिंपल है। अभी देखो ये फार्मूला आपको पता है, यहाँ से देखते ही आपको समझाना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दे रखी है जी, 1 दे रखी है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है ना जी, तो आप ले लो x ले लो, तो x प्लस x होगी। अच्छा, माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी आपको पता नहीं है, तो लेकिन इन्होंने एक हिंट दे दिया यहाँ पे। क्या दे दिया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट है तो आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी जी, ये हो जाएगी एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये होगी कि नहीं, है ना। अच्छा जी, तो ठीक है, तो E1 मल्टीप्लाई होगी और E1 E2 की दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम थी और हमने x मानी थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बस काम खत्म। अब तो कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, तो इसको इधर ले जाते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगी। समझ पा रहे हो, इन दोनों को इस तरफ ले जाओ। हाँ जी, तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1। तो मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 ही रही होगी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल, डेड सिंपल क्वेश्चन, इसमें मेरे ख्याल से कोई खास टेक्निकलिटी थी ही नहीं।
है ना। आपको आ गया होगा समझ में, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। क्लियर है एकदम सबको? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then find p x union y, given it is given that p of x is 0.4 and x union y complement is 0.7। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली बात कह रखी है। फाइंड हमारे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y। तो लिख लो, जो चीज पता है, जो चीज आपको पता है वो तो पहले काम करो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x इंटरसेक्शन y। ठीक है जी, तो x यूनियन y हमारे को निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या गिवन है जी, 0.4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y भी नहीं गिवन और x इंटरसेक्शन y भी नहीं गिवन, है ना। और लेकिन आपको इतना पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस, अब क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखा था तो ये क्या बनेगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। इतने समझ में आ गया? तो लो भाई, वही बात है, धीरे धीरे चलोगे तो रास्ता सारा समझ में आएगा। पहले से अब कुछ ब्लैंक लगता है लेकिन फिर धीरे धीरे चलते तो सब समझ में आता है। तो लो भाई, अब मैं क्या कहूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालो कॉमन, तो क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये बात समझ में आ रही है? आराम से देखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखो, x यूनियन y का फॉर्मूला आपको पता था, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। x की प्रोबेबिलिटी 0.4 गिवन थी तो मैंने लिख दी। अच्छा जी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन y थी ना, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे को गिवन था तो x इंटरसेक्शन y हो जाएगा x मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकाल दिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा जी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये तो कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, अब बस यहाँ थोड़ा सा दिमाग चलेगा आपका। 0.4 प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट। इतना तो समझ में आता है। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट मैं कह रहा हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट में कह रहा हूं। अच्छा जी, तो अब आप क्या बोलोगे, 0.4 प्लस ये चीज क्या है, ये चीज है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y। और यही चीज आपको गिवन थी, तो सॉरी, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट गिवन था ना। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, x कॉम्प्लीमेंट मल्टी हाँ, x कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई, तो x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y आपने निकाल दिया, है ना। और आपको गिवन क्या है, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट ये था ना भाई, है ना। तो अब आप मेरे को जरा ये समझाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ का बार, ये क्या होगा जी, 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। ठीक है, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट का बार दैट इज 0.3। तो अब आप समझ चुके होगे भाई, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y दैट विल बी 0.3। x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y इज 0.3, और ये मैं निकाल के बैठा हुआ हूँ, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y दैट इज 0.3, आपको पता है। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा जी, 0.4 प्लस 0.3 दैट इज 0.7। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब शायद मैंने एक स्टेप बीच में मिस किया, सॉरी फॉर दैट, है ना। ये चीज, इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, देखो एक बात मेरे को कॉमन सेंस से समझाओ, अगर x और y इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो x और y कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, y और x कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, और साथ साथ x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इनफैक्ट शायद एक अगला क्वेश्चन यही है ना। हाँ देखो, ये देखो मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये और ये बताओ, देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो पहले बेसिक क्वेश्चन को ही करा देता हूँ, है ना। और यही चीज तो मैंने यहाँ लिखी थी कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स एंड वाई आर आल्सो इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। वाई बहुत सिंपल, देखो एक्स के होने या ना होने से वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई के होने या ना होने से एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y कॉम्प्लीमेंट जब आपने पकड़ लिया तो फिर वही बात मैं यहां नहीं बोलूंगा, देखो y के होने से x पे कोई फर्क नहीं है, और y के ना होने से भी x पे कोई फर्क नहीं है। दोबारा से अब यहाँ पे मैं बोलूंगा, y कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, y के ना होने से, मैं अभी ऊपर बोल के आया ना x पे कोई फर्क नहीं है, तो ठीक है जी, y के ना होने से x पे कोई फर्क नहीं है, और y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो y आ जाएगा, तो मतलब y कॉम्प्लीमेंट के ना होने से x पे कोई फर्क नहीं है, मैं ऊपर पहले बोल के आया हूं, तो बस सीधी सी बात है भाई, ये इंडिपेंडेंट आएगा। कॉमन सेंस से मैंने करा दिया, मैथमेटिकली तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं प्रूव कर दूंगा इस चीज को, इसकी टेंशन मत लो, लेकिन अभी मैं कॉमन सेंस ही करा रहा हूं। अब देखो y एंड x कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, इस बात का क्या प्रूफ है, बहुत सिंपल है भाई, x और y इंडिपेंडेंट है, मतलब
x के होने से y पे कोई फर्क नहीं है, x के ना होने से भी y पे कोई फर्क नहीं है। तो यहां से ये बात बोलो, x कॉम्प्लीमेंट के होने का मतलब क्या हो जाएगा, x का ना होना। तो अभी तो मैं ऊपर बोल के आऊं कि x के ना होने से y पे कोई फर्क नहीं, तो ठीक है जी, x कॉम्प्लीमेंट के होने से y पे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, x कॉम्प्लीमेंट के ना होने से भी y पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर x का कॉम्प्लीमेंट ना हुआ तो x हुआ, और मैं भी ऊपर बोल के x के होने से y पे कोई फर्क नहीं है। कॉमन सेंस से समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट है। अब ये भी आप सिमिलरली चेक कर सकते हो, मैं बोलूंगा तो वही बात ज्यादा मैसी हो जाएगा, आप इतना शायद दिक्कत हो जाएगी, तो आप कॉमन सेंस से अपने आप से सोच के देखोगे तो समझ में आएगा। कॉमन सेंस की बिल्कुल सिंपल बात है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स हुआ या ना हुआ इससे वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाई हुआ या ना हुआ इससे एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात अगर आपको पता है तो आप ये चीज आराम से समझ पा रहे होगे कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी और ये भी। हाँ, तो बस यही चीज देखो मैंने ऊपर बस यूज कर ली, ये थोड़ा सा फैक्ट मेरे कॉमन सेंस से मेरे दिमाग में आएगा तो मैंने फटाफट से यूज कर लिया और मैंने आपको समझा भी दिया। हाँ जी, तो पी वाई 1 माइनस पी एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट, इतना तो सबको पता है। अब पी वाई मल्टीप्लाई बाय पी एक्स कॉम्प्लीमेंट को मैंने उल्टा करके लिख दिया, क्यों? क्योंकि एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, मैंने भी आपको समझाया है। तो उसको जब आप एक्सपेंड करोगे एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई को, तो यही बन के आएगा कि नहीं? तो वो चीज मैंने यहाँ लिख दिया, बस इसमें क्या टेंशन थी आपको? बस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आंसर विल बी 0.7, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड चलाना था, और इनफैक्ट अगर मैंने आपको ये सब पॉइंट्स ना भी बताए होते तो भी कॉमन सेंस से आप ये चीज समझ सकते थे कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट को 100% इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और ऐसे एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई को भी 100% इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट दोनों को भी आपस में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा 100%। ये बात ठीक है, इसके बिना बात बन ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि ए और बी जब इंडिपेंडेंट है तो मतलब ए के होने ना होने से बी पे इफेक्ट नहीं है, और बी और ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए के होने ना होने से बी पे कोई इफेक्ट नहीं है, और बी के होने ना होने से ए पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर इनके कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ चुका होगा। मैंने एक ही स्क्रीन पे सारा कुछ कर दिया है, आप फटाफट से सारा नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई थिंक अब बहुत है, इतना लेक्चर बहुत ज्यादा हम नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो टॉर्चर हो जाएगा भैया ना। बहुत अभी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सब क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम एक वीडियो रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, उसके बाद फिर हम लोग अपना टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।